Na2CO3 का उपयोग जान लेते हैं। बच्चों यहां देखो, Na2CO3 का उपयोग जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। जान लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। क्या करने में? कपड़ा धोने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, कांच बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कांच या कागज इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई जल खारा जल है, जैसे मान लीजिए समुद्री जल है, खारा जल है ना, तो खारा जल को मृदु जल में उसके खारापन को दूर करने के लिए Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। अब आइए चर्चा का इसमें विषय यह है कि यह जल के अस्थायी खारापन को कैसे दूर करता है। हमारे पास क्वेश्चन बनकर आ रहा है, जल का अस्थायी खारापन। सुनिए, अरे लड़का इधर सुनो, जल कब खारा हो जाता है, नमकीन कब लगने लगता है? जितने भी खारे जल हैं, जैसे समुद्र के जल हो गए, उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं। कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। या तो कैल्शियम आयन होगा और नहीं तो मैग्नीशियम का आयन होगा। कैल्शियम या मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? अस्थायी खारापन होता है। लेकिन जब हम Na2CO3 को डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को इसके साथ, जल के साथ मिलाते हैं, जानते हो रिएक्शन क्या होता है? यह जो इसके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करता है, MgCO3 बना देता है। माने मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर वो अलग कर देता है, वो क्षेपित कर देता है, और जो जल बच जाता है वो मीठा जल में बदल जाता है। इस प्रकार से जल के अस्थायी खारापन सोडियम कार्बोनेट क्या करता है? दूर करता है। आपके सामने क्वेश्चन यह आएगा कि जल का अस्थायी खारापन किसके कारण से होता है ऑब्जेक्टिव में? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के कारण। कहेगा कि जल के अस्थायी खारापन को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? जब सोडियम कार्बोनेट को खारे जल में डाला जाता है, खारे जल में जब डाला जाता है तो क्या होता है कि इसका जो कैल्शियम है वह कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम आयन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं, और ये अवक्षेप के रूप में जल से अलग हो जाते हैं। इस तरह से जल का अस्थायी खारापन दूर हो जाता है। मोस्ट भी एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला। चलिए अब इसी बात को हम लोग लिखते हैं। देखिए, यहां पढ़ लिया, घर पे जाकर 2-3 बार याद करोगे, हो जाएगा। चैप्टर का आखिरी पल चल रहा है। व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में से एक कोई क्वेश्चन आने की संभावना होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और ये दोनों क्वेश्चन में से जरूर एक आता है। ये जो मैं व्यंजक चूर्ण पूछ रहा हूं या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछने का संभावना प्रबल रहता है। आइए समझते हैं। बोर्ड पर देखिए भाई, पहला बात यह है कि व्यंजक चूर्ण आखिर एक क्या है, कैसे बनता है। नाम आपने सुना होगा इसका, ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग कपड़ा में सफेदी लाने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग जो होता है क्लोरोफॉर्म के रूप में होता है। इसका उपयोग करके क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बोले तो एक ऐसा पदार्थ जिसको सूंघने पर बेहोशी हो जाए। देखिएगा, रुमाल में किडनैपर क्या करता है कि सूंघा देता है, बेहोश हो जाते हो। क्लोरोफॉर्म वैसे ही है। क्लोरोफॉर्म CCl4 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। अगर उसको सूंघा दिया जाए तो आप वैसे ही बेहोश हो जाइएगा। आखिर बनता कैसे है? तो कहता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर
चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे भाई? शुष्क बुझा हुआ चूना माने CaOH2 और इस पर क्या क्लोरीन गैस क्या प्रवाहित करेंगे, कितना डिग्री, तो बनेगा क्या CaOClCl, ए बन जाएगा और अलग हो जाएगा इससे H2O। क्या अलग हो जाएगा? यह सूत्र है किसका? विरंजक चूर्ण का। क्या नाम है इसका? विरंजक चूर्ण। आपने क्या समझा? ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। क्या है भाई? शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना। जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्लियर है? विरंजक चूर्ण का उपयोग आप कहां कहां करते हैं? कीटनाशक के रूप में हो जाएगा, कपड़ा आदि को साफ करने के लिए हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक गुण भी बहुत प्रबल है ना, रासायनिक गुण भी हम लोग सीखेंगे। यह जो होता है ना, इसमें कैपेसिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने की। क्लोरोफॉर्म जो आपका विरंजक चूर्ण है यह क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें खींचने की जरूरत होती है, क्षमता होती है। यह उसको खींचकर और अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप बनाता है कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करेगा ना। इसी तरह से आगे चलकर भाई बात ऐसा है CaCO3 का निर्माण करेगा, CaCO3 का। उसी तरह से यह जल के साथ अलग अभिक्रिया करता है। तो सबके साथ अलग अलग अभिक्रिया हम लोग लिखेंगे। फिलहाल में अभिक्रिया नहीं लिखकर विरंजक चूर्ण देकर डाल दीजिए। विरंजक चूर्ण CaOClCl किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। अभिक्रिया किससे करने जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 गैस। उतार लीजिए अभिक्रिया को। विरंजक चूर्ण CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्लोरीन गैस उत्पन्न करेगा। हो गया? देखो दूसरा गुण समझ लेते हैं। जो यह विरंजक चूर्ण है ना, पहले क्या भी लिखना तो बोर्ड पर देखो। विरंजक चूर्ण जो है वह जल के साथ अभिक्रिया अगर करे तो क्या क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और यह क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। जरा ध्यान समझो, उतारना नहीं अभी, खाली करते रहो। दूसरा गुण में हमें यह समझना है कि विरंजक चूर्ण जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण करता है ना। लिखिए दूसरा नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुनिए लड़का, इसका नाम तो सब लोग सुना होगा। जब गोड़ टूटता है ना तो बंडेज के ऊपर उजर का जो मला जाता है मलहम, यही है। वो कितना कठोर हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। आइए वही बात समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिर बनता क्या, माने बनता कैसे है और उसका उपयोग कहां किया जाता है। आप जान लीजिए, जिप्सम का नाम शायद सुने होंगे, CaSO4 × 2H2O। किसका सूत्र है? जिप्सम का। जब जिप्सम को, सुन लीजिए भाई, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे तेजी से गर्म कीजिएगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, 2H2O अलग हो जाएगा। समझ रहे ना? धीरे धीरे
120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो जानते हो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। सूत्र होता है CaSO4 2 into H2O प्लस 3H2O। यह जो है इसको कहते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है ना। इसको ये जो आपका ये जिप्सम है CaSO4 into 2H2O और 120 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको गर्म करेंगे। अगर इसके दो अणु को गर्म किया जा रहा है तो हमें मिलेगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस में 3H2O। यही एक ऐसी अभिक्रिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को के साथ जब जल को मिलाया जाता है तो जिप्सम का जब मिलाकर गर्म किया जाएगा ना तो जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जा सकता है। माने जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में 3H2O के साथ अभिक्रिया करा देंगे, मिलाकर गर्म कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? जिप्सम। आज जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग दो जगहों पर होता है। मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और दूसरा शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों के मरम्मत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। दो उपयोग ही है इसका। अगर पूछा जाए कि भाई अगर धीरे धीरे गर्म ना कर जिप्सम को तेजी से गर्म करे तो क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा और 2H2O अलग हो जाएगा। क्लियर है? यही कंसेप्ट को लिखना है, बस हो गया। लिखो।